Hello everyone, this is our first video of Polity series. So let's begin with it. It is our first question. Indian Constitution is described as a living document. Which of the following is the most appropriate reason for this? Okay, so your options are: executives have more say in amendment of the Constitution, long living tradition of secularism in Indian society is reflected in the Constitution. एक बात बताओ, अगर इंडिया में सेकुलरिज्म है भी तो लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकुलरिज्म इनका क्या लेना देना है? ये बिल्कुल गलत है ना. सेकुलरिज्म का लिविंग डॉक्यूमेंट होने से क्या मतलब, कुछ वो रिलेटेबल नहीं है. ये बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट देखते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट्स अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू एडजस्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग कंडीशन एंड नीड्स. अब आप खुद देख लो कौन सा है मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से. यही वाला. इतनी साफ सी बात लिखी है इन्होंने इसमें कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है अमेंडमेंट को इन ऑर्डर टू एडजस्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग कंडीशन एंड नीड्स. जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे खुद को चेंज करने का टाइम दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन. इजीली अमेंड कर पा रहे हैं हम उसको. ठीक है ना. ज़्यादा मतलब इसमें भी कंडीशंस है ना, स्पेशल अमेंडमेंट और सिंपल अमेंडमेंट जो भी है. सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अमेंडमेंट करने के लिए. तो ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है. ये तो मतलब एग्जीक्यूटिव का से है या लेजिस्लेटिव का नहीं है. ये फालतू बकवास है. ठीक है, तो सी वाला करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं. विद रेफरेंस टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखो आपने पढ़ा होगा, ये रहा यहाँ दिया हुआ है ना सेकेंड वाले पॉइंट में. प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दो चीज़ें होती है. ठीक है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये यूएसए में होता है, और ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये यूके का है, ब्रिटिशर्स का. ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे. पहले पढ़ लेते हैं. इट चेक्स दैट लॉ डज नॉट डिप्राइव द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन एंड द लॉ मेड इज फेयर जस्ट एंड नॉट आर्बिटरी. ठीक है, कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है, ये चेक करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि भाई जो लॉ है इट डज नॉट डिप्राइव द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन एंड द लॉ मेड इज फेयर जस्ट एंड नॉट आर्बिटरी एज कम्पेयर टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ नैरो इंटरप्रिटेशन. नहीं, गलत है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो वाइडर इंटरप्रिटेशन है उसका. ठीक है, तभी तो कहते हैं ना कि यूएसए की जो जुडिशरी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ अ वेरी वाइड इंटरप्रिटेशन. ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या होता है कि जो कानून में लिखा है बस वही सही है. ठीक है, जैसे मान लो अगर मतलब कुछ भी XYZ लिखा है, जो लिखा है ना बस वही है. प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ या जिस प्रोसीजर से वो लॉ बना है बस वही करेक्ट है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की मतलब वैलिडिटी चेक करता है उस लॉ की एग्जैक्टली कि भाई ये जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसका वाइड इंटरप्रिटेशन है. प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इसका मतलब बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन है. ठीक है, इसलिए यूके की जुडिशरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ का पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है. वो जिस मर्जी प्रोसीजर से लॉ लेकर आ सकते हैं, तो वहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है और यूके में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है. तो ये वाला गलत है. ठीक है, सेकेंड गलत है. सेकेंड गलत है, फर्स्ट वाला सही है. ठीक है, कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो चेक करता है कि लॉ, एक तो पहली बात तो लाइफ और लिबर्टी डिप्राइव ना करे किसी पर्सन की. दूसरी बात कि जो लॉ बना है वो फेयर जस्ट तरीके से बना है, नॉट आर्बिट्री है. ठीक है, अपने मतलब मन मर्जी से नहीं बना दिया किसी ने. फेयर और जस्ट तरीके से लॉ बनाओ, उसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कि जो भाई लॉ ने एस्टेब्लिश किया उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा हो. आगे बात समझ में. नेक्स्ट देखते हैं. इसका आंसर था 1. सेकेंड गलत है. नेक्स्ट देखते हैं. विद रेफरेंस, थर्ड क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. ये गलत है. ऐसा यूएसए में होता है. ये सेपरेशन ऑफ पावर वाला जो है ना, ये यूएसए में होता है, इंडिया में नहीं होता है. क्योंकि देखो जैसे एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो लेजिस्लेचर का भी तो पार्ट है. तो कंप्लीट सेपरेशन नहीं है. ठीक है, कॉपरेशन चलता है. इंडियन पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट. नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट, देखो ये बात हमेशा याद रखना कि यूएसए की जो जुडिशरी है, ठीक है, और जो यूके का जो पार्लियामेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, मतलब यूएसए की जुडिशरी और यूके का पार्लियामेंट ये बहुत ज़्यादा सुप्रीम है. उसके पार्लियामेंट ने, यूके के पार्लियामेंट ने कह दिया वो हो गया. ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है. वैसे यूएसए का जुडिशरी कुछ भी कर सकता है. मतलब ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ है अपने अपनी कंट्री में. तो वैसे ही इंडिया का पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन नहीं है. मतलब इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री बट इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट सॉवरेन. ठीक है, क्योंकि भाई सुप्रीम, जैसे इंडियन पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. ठीक है, तो इंडियन जुडिशरी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया. ठीक है, तो
ये फिर अब नहीं है ना एक्टिव इंडिया में, तो विच मीन्स ये इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है। यहाँ पे कॉपरेशन चलता है तीनों बॉडीज़ में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। पर ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है, उसके पार्लियामेंट ने कह दिया ना कि हम लोग ऐसा एक्ट लेकर आएंगे तो वो फिर एक्ट आएगा। ओके, तो ब्रिटिश का पार्लियामेंट सुप्रीम है, सॉवरेन है, बट इंडियन पार्लियामेंट नहीं है। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री बट इंडियन पार्लियामेंट इट्स नॉट अ सॉवरेन बॉडी। गॉट इट? तो ये वाला पॉइंट गलत है, ये भी गलत है। थर्ड देखते हैं, द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव to the legislature is one of the prominent feature of the parliamentary form of government in India। सही बात है। ये बताऊँ कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। और मतलब लोकसभा, इसको अपन लेजिस्लेचर कह सकते हैं, पार्ट ऑफ, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद में मेंशन है कि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एग्जीक्यूटिव जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसको? लेजिस्लेचर्स को। ठीक है, तो ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर है। और मैंने आपको इकोनॉमी वाली वीडियोस में बताया था कि जहाँ पे भी ऐसा आ जाए कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स है, तो वन ऑफ द विच मीन्स कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये करेक्ट है। जहाँ पे वन ऑफ द आ रहा है ना, वन ऑफ द, तो ये वाला मैंने आपको इकोनॉमिक वाली वीडियोस में बताया था कि जहाँ ये आ जाए ना, उस क्वेश्चन को सोचना कि ये क्वेश्चन 90% चांसेस होते हैं कि जहाँ वन ऑफ द आ रहा है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, सही ऑप्शन है जिसमें वन ऑफ द आ रहा है। तो थर्ड वाला सही है हमारे पास ऑप्शन भी है थर्ड ओनली। ठीक है, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिटरी फीचर। ठीक है, कि इनमें से यूनिटरी फीचर कौन कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो मैं बताती हूँ, दो टाइप के फीचर्स होते हैं, यूनिटरी फीचर्स और फेडरल फीचर्स। ठीक है, अब देखो ये है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एक होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी एक फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और ये एक फीचर है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसको मैं कैसे याद करती हूँ, देखो मैं मेरी ट्रिक बताती हूँ। जहाँ पे इंटीग्रेटेड है यानी TR है, यूनिटरी में TR है, तो ये इसका फीचर है। ठीक है, और जहाँ फेडरल है और इंडिपेंडेंट है तो ये इसका फीचर है। मतलब मैंने इसको ऐसे याद किया है, इसको मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है ये। यूनिटरी फीचर मतलब कि भाई एक इंडिया एक मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है, उसको यूनिटरी फीचर कहते हैं। फेडरल वो होता है जहाँ स्टेट और सेंटर दोनों का कॉपरेशन चल रहा है। ठीक है, उसको फेडरलिज्म कहते हैं। और यूनिटी मतलब जहाँ पावर सेंटर के हाथ में होती है। तो अब देखो जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, ये यूनिटरी फीचर है, एकता, यूनिटी को ऐसे भी मान सकते हो आप। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरलिज्म फेडरलिज्म है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा, राज्य का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो ये फेडरल फीचर है, ये यूनिटरी फीचर है। इतने से हो रहा है क्या, देखते हैं। 4 हटाया और 2 भी आ रहा है, तो यहाँ 2 नहीं आ रहा है। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे, और मैंने और भी वीडियोस में बताया कि जहाँ 2 ऑप्शन बच रहे हैं वहाँ आपको ये करके आना चाहिए। अब मैंने ये बताया आपको कि ये यूनिटरी है, ये वाली ट्रिक से हो रहा है मेरे। ठीक है, तो मैं इसको यूनिटरी मान रही हूँ, तो मेरा फर्स्ट और सेकंड सही है। अभी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद ही कह रहा है ना कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और इसी के अंदर है 7 शेड्यूल जहाँ पे 3 लिस्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप में है ना फेडरल फीचर्स, तो ये जो है ये लिमिट करता है, लिमिट सेट करता है सेंटर की पावर को। तो एक ये फीचर है फेडरल फॉर्म का, ये फेडरल फॉर्म का सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फॉर्म का फीचर है, और बाकी यूनिटरी फीचर है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अ लार्ज स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सही बात है। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है या फिर थोड़ा भी पॉलिटी बेसिक से किया है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टेकन अवे इन एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब आप इस क्वेश्चन की लिमिट देखो कि ले ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ ही हो जाए, चाहे कितना ही वॉर हो जाए देश में, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दे पाकिस्तान हमारे ऊपर, पर हम फंडामेंटल राइट्स को वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। कुछ भी हो जाए चाहे देश में, फंडामेंटल राइट, मेरा राइट टू एजुकेशन है तो है, मैं तो पढ़ूंगी, चाहे न्यूक्लियर बम अटैक कर रहा हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तो पढ़ूंगी, मेरा तो राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, मुझे तो जिंदा रहना है।
तो ऐसा नहीं होता, ये बहुत 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 ही वेग स्टेटमेंट है, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको सीधा देखते ही काटो, ठीक है। और पहले मैं बता दूं, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो वहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? सिर्फ आर्टिकल 19 और आई गेस 20 को छोड़ के, नहीं, आर्टिकल 20 और 21 को नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को ब्रीच नहीं किया जा सकता है, बाकी सारे जो है इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल ब्रीच हो जाते हैं। और ये एनी सर्कमस्टांसेस, ये लाइन देखो ना आप, एनी सर्कमस्टांसेस, ये बिल्कुल गलत है, इसको सीधा देखते ही काटो, सेकंड काटो पहले तो। ओह, काटना नहीं है, इनकरेक्ट ही बताना है, तो सेकंड तो पक्का इनकरेक्ट है, ये हटाओ ये हटाओ। अब दो ही ऑप्शन बचे, अब इजीली कर लेंगे हम लोग इसको। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनटू सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। एक सेकेंड में बताती हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज, ये मैं सत्यम सर ने बताया था कि जहाँ ये आ रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज, अरे बात समझ में, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लासीफाई नहीं किया है कि भाई ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये सोशलिस्ट है या ये गांधीयन है या लिबरल है, ये हमने अपने कन्वीनियंस से किया है। अरे बात समझ में, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम इतने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, फर्स्ट तो सही था। ये लिख तो अपना यहाँ पे आंसर है बी, सेकंड एंड थर्ड। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने फिफ्थ किया है, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत, अगर आप बीसी कर रहे हो ना तो आपको पॉलिटी बहुत ईजी लगेगी। देखो, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल सिटीजनशिप है क्या हमारे पास? नहीं है, ये यूएसए का फीचर है। वहाँ अगर टेक्सास स्टेट है तो उसका अलग सिटीजनशिप है और यूएसए का अलग सिटीजनशिप होता है, ठीक है। 2 टायर गवर्नमेंट, अपने पास 2 टायर गवर्नमेंट है, सोचो 2 टायर गवर्नमेंट है क्या? नहीं है ना। 2 टायर नहीं तो फिर कितने टायर की गवर्नमेंट है? वी हैव 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। कई बार तो मीडिया को भी काउंट कर लेते हैं तो 4 टायर हो जाता है, बट 3 टायर कौन कौन से? सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ये बात सही है, हमने बहुत सारे सोर्सेज से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बात भी सही है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट है थर्ड एंड फोर्थ, इसी था। अब देखते हैं फोर्थ वाला, अभी बता रहे हैं कि हमने कौन सा फीचर कहाँ से लिया है। आगे बात समझ में? तो देखते हैं अपन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले, जो मतलब जो ईजी है ना अपन वो देखेंगे। इसमें मैच नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि जो पेयर्स जो मैच किए हैं वो ठीक है क्या। अब देखो, फेडरल स्कीम ऑफ पॉलिटी, फेडरल स्कीम, एक सेकेंड, हमने लिया था फेडरल वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है, क्योंकि उससे मैं ऐसा बताया था कि भाई ये फेडरल स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, स्टेट सेंटर का जो भी है, तो ये हमने यहाँ से लिया है, यहाँ से नहीं लिया, ये गलत है, ठीक है। फर्स्ट गलत है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब देखो सेकंड बिल्कुल सही है, देखो सेकंड वाला दोनों में आ रहा है, मतलब सेकंड तो सही है ही। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लिए कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि 7 शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब क्या इसमें अपन को थर्ड या फोर्थ में से कोई एक बताना है। साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, सही बात है, हमने यही लिया था, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शंस कैसे होगा। और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 143 में मेंशन है, ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है। ये हमने यूएसए से नहीं लिया था, ये हमने कनाडा से लिया है। यूएसए की जुडिशरी स्ट्रांग होगी। देखो ये यहाँ पे मेरी बात सुनो, उसने ये गलत किया, ये गलत किया, उसने यूएसए को जुडिशरी के मामले में गलत किया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि यूएसए की जो जुडिशरी है वो बहुत स्ट्रांग है, तो ये हमको ट्रिक करना चाह रहा है, ठीक है। जो जिसने क्वेश्चन बनाया वो ट्रिक कर रहा है कि लोगों को पता होगा कि यूएसए का जुडिशरी सिस्टम स्ट्रांग है, तो इसको इसी पे ट्रिक करते हैं, तो ये गलत है। ये कनाडा से लिया है हमने, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो गया? सेकेंड एंड थर्ड। आगे बात समझ में? नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर सेकुलरिज्म आर इनकरेक्ट, ठीक है। सेकुलरिज्म से रिलेटेड हमको जो इनकरेक्ट है वो बताना है। तो देखते हैं, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इम्प्लाइज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। कैसा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फ्रेंच का है, पहली बात तो। और है क्यों नहीं ऐसा हमारे यहाँ पे? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में खुद में मेंशन है कि इंडियन स्टेट कैन, मतलब
कैन प्रमोट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, ठीक है, हम सारे रिलीजन्स को इक्वली सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रिलीजन को नहीं कर सकते. वी कांट फोकस ऑन वन सिंगल रिलीजन बट वी हैव टू प्रमोट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, ठीक है. तो ये है यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ये कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट नहीं है, ये फ्रांस में है, ठीक है, मतलब फ्रेंच. क्वेश्चन 8, which of the following Question 8, which of the following constitutional provision for secularism are incorrect, ठीक है. तो पहला देखते हैं, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इम्प्लाइज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट. ऐसा नहीं है, ऐसा फ्रांस में है. कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट कहाँ है? फ्रांस में. इंडिया में ऐसा नहीं है. जो इंडिया का सेकुलरिज्म क्या है, बहुत मतलब इतना कंप्लीट सेपरेशन नहीं है रिलीजन और स्टेट में. जो इंडिया का जो स्टेट है वो कैन प्रमोट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, ठीक है, हम सारे रिलीजन को इक्वली सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रिलीजन को नहीं कर सकते हैं, ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वी कैन सपोर्ट ऑल द रिलीजन्स इक्वली बट कांट सपोर्ट वन सिंगल रिलीजन. तो ये वाला सही, ये वाला गलत है, ठीक है, कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट का नहीं है, ये फ्रांस में है. द टर्म सेकुलर वॉज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है. ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था 1976 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ऐड हुआ था. और कौन से दो वर्ड ऐड हुए थे? सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ठीक है, ये प्रेम्बल में ऐड किए गए थे उस टाइम वर्ड्स. तो सेकुलर भी तभी आया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. द प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिवील्स सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट. सही बात है ना. ये देखो, जैसे आर्टिकल 16 में मेंशन है, ठीक है, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सारे सिटीजन्स को. रिजर्वेशन वाला अलग मैटर है, पर वो तो सिर्फ अपलिफ्टमेंट करने के लिए ना, बैकवर्ड को. उसमें ये नहीं है, रिलीजन सेंट्रिक नहीं है, वो बैकवर्डनेस से सेंट्रिक है, ठीक है. जैसे ओबीसीज है तो वो बैकवर्डनेस से रिलेटेड है, वो सोशली और इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड लोग हैं उन लोगों के लिए, ठीक है. तो वो, पर ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है सारे सिटीजन्स को, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. वो किसी को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि यू आर फ्रॉम सम रिलीजन एंड यू कांट पार्टिसिपेट इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अब ठीक है, तो ये वाला सही है एकदम, कि भाई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, और ये सेकुलर कैरेक्टर को रिवील करता है इंडिया के. तो ये एक बिल्कुल सही पॉइंट है. तो थर्ड वाला सही है, फर्स्ट और सेकेंड गलत है. और हमें इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है. तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? पार्ट 1 और 2, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. अब इसमें क्या बताना है? स्केड्यूल का बताना है. फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, 8th, 9th. 8th तो लैंग्वेज का है, सही है. 9th डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. 4th वाला एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ इन द लोकसभा. थर्ड के ये तो सही है, थर्ड में तो ओथ और अफर्मेशन ही दिया हुआ है, ठीक है. थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, ठीक है. फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ शेड्यूल में सीट्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा की नहीं है. आ रही बात समझ में? राज्यसभा की सीट के बारे में बताया हुआ है. और 9th और लोकसभा वाला तो एक्ट में है, एक्ट में मेंशन है लोकसभा की सीट्स. उसके बाद में क्या दिया हुआ है, ये कौन सा? 9th शेड्यूल, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. 9th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल में तो वो था जिसके अंदर मतलब क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी वाला वो डाला था ना, जमींदारी वाले. जब ये 9th शेड्यूल तब आया था नेहरू जी के टाइम पे, कि भाई इस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा एंड ऑल, तो वो वाला था, ठीक है. तो ये 9th शेड्यूल वाला ये गलत है, ये फर्स्ट शेड्यूल वाला ये गलत है. तो सेकेंड और थर्ड सही है. आ रही बात समझ में? इसकी ना एक ट्रिक भी थी शेड्यूल्स की, मैं बताती हूँ. इसकी ट्रिक्स थी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है. तो इससे क्या होगा, इसे मैं बताती हूँ आपको. इसमें टी से टेरिटरीज, ए से एमोलमेंट्स, मतलब वो सैलरी और वो सब, ठीक है. ए से अफर्मेशन, ओथ वगैरह. आर से राज्यसभा की सीट्स, अभी पढ़ा मैंने फोर्थ शेड्यूल में. ऐसे ये जो क्या कहते हैं उसको, शेड्यूल एरियाज, ठीक है. ये 5th शेड्यूल हो गया ना. 6th में जो अदर स्टेट्स है, जो ममता वाले स्टेट्स है, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है.
ये 6th हो गया। 7th में ये जो 3 लिस्ट है फेडरल कैरेक्टर। 8th में, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ओल्ड पीएम, ये लैंग्वेजेस है। 8th में लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। ये 9th में लैंड रिफॉर्म्स, 10th में डिफेक्शन, पंचायती, और ये म्यूनिसिपैलिटीज़। आ रही बात समझ में? तो ये ट्रिक है, इससे याद हो जाएंगे 12 शेड्यूल्स। और ये जो 10th वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। ये डिफेक्शन वाला प्री में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है हमें, और 4, बस ये 4 ही पॉइंट्स है, ठीक है। तो इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट, जब भी देखो ये वाले जो वर्ड यूज़ करा है ना इन्होंने, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये जब आ रहा है तो विच मीन्स कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो आपको अप्रोप्रिएट लगेंगे, पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द पावर्स ओनली इन वन इंस्टीट्यूशन। एक्सट्रीम हो गया ना, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि जितनी भी पावर है सारी की सारी पावर एक इंस्टीट्यूशन में है, या तो लेजिस्लेचर को दे दी, या एग्जीक्यूटिव को दे दी, या जुडिशरी को दे दी। ऐसा है क्या? नहीं है ना। आपने पहले भी पढ़ा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक को सारी पावर्स नहीं है, नॉर्थ कोरिया थोड़ी है। आगे देखते हैं। एन्जॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज नॉट सब्जेक्टेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज इन इंडिया, ठीक है। एन्जॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इट्स नॉट सब्जेक्टेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज इन इंडिया, ठीक है। ये ऐसे कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, इसका एन्जॉयमेंट इज नॉट सब्जेक्टेड टू, अच्छा हाँ, ये ऐसे कह रहा है कि अगर जब तक मैं अपनी ड्यूटी फिल नहीं कर रही हूँ तब तक मुझे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब ये सही है, ये सेंटेंस सही है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कि भाई मैं फंडामेंटल ड्यूटी अपनी मानूँ नहीं मानूँ, मुझे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर मुझे फंडामेंटल राइट इन्जॉय करना है तो मुझे ड्यूटी फुलफिल करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया में, ठीक है। नॉट सब्जेक्टेड टू, मतलब मैं अपनी ड्यूटी करूँ नहीं करूँ, जो मतलब दिया हुआ है ना, जो अपनी ड्यूटीज़ दी हुई है आर्टिकल 51A में, तो वो ड्यूटीज़ मैं फुलफिल करूँ नहीं करूँ वो मैटर नहीं करता है, पर मुझे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, इस बात की पक्का गारंटी है। तो ये पॉइंट सही है। आगे देखते हैं, इससे कुछ और एक्यूरेट आ गया तो। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस प्रोवाइड फॉर अनप्रेसिडेंटेड एंड डायरेक्ट रोल ऑफ द सिटीजन्स इन पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थोड़ी हमारे यहाँ पे नहीं है ना ऐसा, ये छोटी कंट्रीज़ में होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ पूछते हैं, मतलब बड़ी कंट्री है वो, पर जैसे जहाँ रेफरेंडम करवाते हैं, स्विट्ज़रलैंड हो गया, वहाँ शायद ऐसा होता है जहाँ सिटीजन्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले उस पर लोग मतलब वो करते हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो है हमारे पास, पर ये डायरेक्ट रोल नहीं देता है, हमारा इनडायरेक्ट रोल है इसमें। हम डायरेक्टली सिर्फ वोट करते हैं और इनडायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो हमारा डायरेक्ट रोल नहीं है, हमारा इनडायरेक्ट रोल है। तो ये गलत है। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हमारा इनडायरेक्ट रोल होता है। ये गलत है, यहाँ पे डायरेक्ट रोल नहीं है, हमारा इनडायरेक्ट रोल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रिमूवल ऑफ जजेस बाय द पार्लियामेंट फिक्सेस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेस बाय द पार्लियामेंट फिक्सेस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। एक बात बताओ, जुडिशियल तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो अकाउंटेबल क्यों हो भाई पार्लियामेंट के? वो इंडिपेंडेंट है तभी ना देश चल रहा है ढंग से। अगर पार्लियामेंट कुछ गलत कर रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन बताएगा? जुडिशरी। अगर वही अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट को, जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू पब्लिक, हमें अकाउंटेबल है जुडिशरी, अकाउंटेबल टू पब्लिक नॉट टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को अकाउंटेबल हो जाएगी तो फिर बैलेंस कैसे रहेगा? आ रही बात समझ में? चेक्स एंड बैलेंस कैसे चलेगा? तो ये गलत है, ये गलत है। तो अपना कौन सा सही किया था हमने? ये वाला, नॉट सब्जेक्टेड टू द ड्यूटीज वाला, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है कहीं पे भी। देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस एंड ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस टू एडमिनिस्टर द नेशन, ठीक है। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो है, ठीक है, गवर्नेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, और
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी है ना कि लेजिस्लेचर का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, जुडिशरी का, तो ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कि हमारा पॉलिटिकल पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो लार्जली कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया था, ब्रिटिशर से क्या लिया है, हमारा पूरा फॉर्म ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमने ब्रिटिशर्स की कॉपी किया मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्ट में। तो फिर हमने, मतलब इसका आंसर ये होगा कि हमने मोस्टली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ किया है, मतलब कॉलोनियल लेगेसी को फॉलो करते हैं पॉलिटिकल पार्ट में, ठीक है। तो कैनेडियन का इतना रोल नहीं है, ब्रिटिशर्स का ज़्यादा रोल है, तो ये गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, तो ये गलत। पर अभी भी ऑप्शन बचा हमारे पास, फर्स्ट सही है तो ये वाला तो गलत हो गया, या तो फिर फर्स्ट अकेला सही है या फिर फर्स्ट और थर्ड साथ में सही है। थर्ड देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एवर सिंस द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ऐसे कह रहा है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एज अ बेसिक ऑफ इलेक्शन तब से अपनाया हुआ है जब से कॉन्स्टिट्यूशन अनेक्ट हुआ, ठीक है, तब से ये चीज़ चल रही है। तो ये थर्ड वाला सही है, तभी से चल रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है। ये वाला जो है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसकी एज भी बढ़ा दी थी, मतलब कम कर दी थी। पहले 21 ईयर्स था वोटिंग एज, फिर 18 ईयर्स कर दिया था राजीव गांधी के टाइम में शायद, हाँ राजीव गांधी के टाइम पे क्या था 1960, नहीं 60 में तो इंदिरा गांधी जी थे, 1988 में, ठीक है। तब ये 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो इन्होंने वोटिंग एज कम कर दी थी, 21 से इसको 18 कर दिया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है मेंशन किया हुआ, तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो ए वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट बताना है, और है इसमें ऑल द थ्री ऑप्शंस, ठीक है। देखते हैं, द टर्म लिबर्टी मीन्स लाइसेंस टू डू वट वन लाइक्स। अच्छा, ये गलत है, पहले ही बता दूं मैं, पर मैं बता देती हूँ आपको इसको, ये इसका मतलब क्या है। लिबर्टी देखो, लिबर्टी का मतलब है कि लाइसेंस है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करो। अगर किसी लड़के के मन में आ रही है मेरे को लड़की छेड़नी है, तो वो उसके पास लाइसेंस है कि वो जो मर्जी करो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इस लिबर्टी का मतलब ये है कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो करो। ऐसे तो सब वो ही करेंगे जो उनको अच्छा लग रहा है, फिर तो गलत है ना। ये बहुत बहुत गलत ही स्टेटमेंट है, बिल्कुल ही एथिकली भी ठीक नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ, ये सही बात है, ठीक है। एक सेकेंड मैं बताती हूँ आपको, लिबर्टी का मतलब होता है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं प्री में। लिबर्टी का, एक सेकेंड, इक्वालिटी का और लिबर्टी का, इनमें डिफरेंस क्या होता है। लिबर्टी का होता है अननेसेसरी रिस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए, मतलब अननेसेसरी रिस्ट्रेंट्स नहीं हो, रुकावट, मतलब जो ज़रूरी नहीं है ना वो रुकावटें नहीं हो। अगर किसी को मैं कह दूं कि भाई मुझे पढ़ना है और मुझे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस बात के लिए एंट्री नहीं दे कि भाई आप लड़की हो और आपको हम नहीं अलाउ कर सकते, ठीक है, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये वो, तो वो मेरे ऊपर मतलब जो रिस्ट्रेंट लगाया हुआ है ये नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी है, सबको एजुकेशन का अधिकार है, ठीक है। तो ये लिबर्टी का मतलब होता है, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिमिटेशंस होनी चाहिए लिबर्टी पे, पर अननेसेसरी चीज़ें नहीं हो। दूसरा क्या है, इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल, यही है कि भाई सिर्फ कुछ सेक्शन को बोल दो कि भाई सर्टेन कास्ट के लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे बिना किसी बात के, ना वो सोशली डिप्राइव्ड है ना वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, फिर भी उनको स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं ना किसी सेक्शन को, ठीक है। जैसे पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में आपने पढ़ा होगा, जब आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो ब्राह्मणिज्म को, जो ब्राह्मण्स होते थे उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस थे, ठीक है। तो उस हिसाब से तो वो इनइक्वालिटी थी, ठीक है। तो इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि किसी स्पेशल सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेन को मिलता है, ठीक है, तो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें वुमेन्स को नहीं मानते इतना, पर स्पेशल प्रिविलेजेस बॉयज़ को दिया जाता है, तो वो इनइक्वालिटी है। तो किसी एक सेक्शन को प्रिविलेजेस ना देकर, ठीक है, सबको इक्वली रखें, तो वो इक्वालिटी होता है। तो ये वाला डेफिनेशन सही है इक्वालिटी की, लिबर्टी के ऊपर वाली गलत है। तो सेकंड सही है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर आ गया, इनकरेक्ट बताना था ना। थर्ड देख लेते हैं फिर भी, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली एंड कैन नॉट बी यूनिफाइड। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनको सेपरेटली ट्रीट करो। आपने वो नहीं देखा
मतलब आपने पढ़ा होगा बी आर अम्बेडकर का, उनका ऐसे ट्रिनिटी करके कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है, कि यू कैंट डाइवोर्स, ठीक है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, एक सेकेंड, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है, बी आर अम्बेडकर का प्रिंसिपल है कि आप लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इनको एक दूसरे से डाइवोर्स नहीं कर सकते हो, इन तीनों को साथ में लेकर चलोगे तभी प्रिंसिपल वर्क करेगा, ठीक है। तो वी कांट ट्रीट देम सेपरेटली, वी हैव टू टेक देम यूनिफाइड, ठीक है। तो ये थर्ड वाला गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड गलत है। नेक्स्ट करते हैं, इंडिया इज अ रिपब्लिक, व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन। अब देखो रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब यहाँ का जो हेड है वो इलेक्टेड है, जो ब्रिटेन है वहाँ क्या है, मोनार्की, क्योंकि वहाँ का जो हेड है वो इलेक्टेड नहीं है, कहेंगे ना वहाँ पे, तो ब्रिटेन मोनार्की है, इंडिया इज अ रिपब्लिक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, कर सकते हैं हम ये कि भाई एक सेकेंड इसमें क्या बताना है पहले देख लेते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, 3 सेंटेंस है। इंडिया इज अ रिपब्लिक, अब देखो वी कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, पर ये पूछा है कि इंडिया अगर रिपब्लिक है तो इनमें से क्या कर सकती है वो, हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं एक बारी, इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, कर सकता है, पर रिपब्लिक होने से इसका क्या लेना देना, ब्रिटेन भी तो कर सकता है, ठीक है। तो रिपब्लिक से क्या कनेक्शन है इन सेंटेंसेस का वो बताना है। वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, ठीक है, सही बात है ये, पॉलिटिकल सोवरेनिटी यानी इलेक्शंस, वोटिंग, पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, लोगों में पॉलिटिकल सोवरेनिटी आना, हमें आज़ादी है कि हम अपना हेड चूज कर सकते हैं, तो ये सही है, इसीलिए रिपब्लिक है। दूसरी चीज़ क्या है, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, सही बात है, ये वाला ये रिपब्लिक का फीचर है, ये ब्रिटेन में नहीं है, ये दोनों मतलब ब्रिटेन में लोग वोट देते हैं बट वहाँ पे क्या है, मोनार्कियल सिस्टम है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ पे, अरे बात समझ में, तो वहाँ पे एक स्पेशल क्लास को थोड़े प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो किंग और उनकी फैमिली है उसको प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो ये वाला फीचर नहीं एग्जिस्ट करता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो ये वहाँ पे नहीं है, तो हमारे सेकंड और थर्ड दोनों सही है, फर्स्ट गलत है, सेकंड और थर्ड सही है। नेक्स्ट करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू जुडिशरी, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वाइडर देन कोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, गलत है ना, ये मैंने बताया था यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे पावरफुल जुडिशरी है, सबसे पावरफुल। अब इनकरेक्ट बताना था तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो इसको हटा दो। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सही है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, आर्टिकल 21 में मेंशन है जहाँ तक मुझे याद है, तो ये वाला सही है। और क्योंकि वो उनकी जुडिशरी स्ट्रांग है तो उनके पास यही है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिया में नहीं है ये, हालांकि इंडियन जुडिशरी फॉलो करता है पर कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। केशवानंद भारती जजमेंट उसके बाद में हम लोग मतलब इंडियन जुडिशियल सिस्टम इसको थोड़ा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को थोड़ा फॉलो करने लग गया था, ठीक है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये वर्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आगे देखते हैं, बोथ इंडिया एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट विच एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉ, ये गलत है, ठीक है, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। इंडिया में जो है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी यानी देखो हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर क्या कह रही हूँ मैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर जुडिशरी, ठीक है, तो ऐसे मतलब चलता इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, मतलब सबसे हाई फिर ऐसे करके। पर यूएसए में ऐसा सिस्टम नहीं है, यूएसए में जो फेडरल जुडिशरी है वो फेडरल लॉज को देखती है और स्टेट जुडिशरी उनके अलग है, जैसे टेक्सास है तो उसकी जुडिशरी अलग होगी, और जो फेडरल जुडिशरी है मतलब उनकी जो मेन सेंट्रल जो जुडिशरी है वो सिर्फ फेडरल मैटर्स देखती है, स्टेट के मैटर स्टेट जुडिशरी देखते हैं, तो उनके वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है हमारे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, हम नहीं यूज़ कर हम यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी, वो नहीं करते हैं। अरे बात समझ में,
तो भाई हमारे पास सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है जो सेंट्रल स्टेट दोनों के लॉ देखती है, पर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उनके पास फेडरल जुडिशरी होता है। तो ये वाला गलत है। तो कौन सा गलत हो गया? थर्ड गलत है, फर्स्ट गलत है, फर्स्ट और थर्ड गलत है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।